नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आया हूं। दोस्तों अगर कोई मुझसे पूछे कि सर मुझे इतना पेंशन मिल रहा है, क्या ये सही है, और मैं अगर उनको बोलूं कि जी नहीं, ये सही नहीं है, आपको और 19,388 रुपए मिलना चाहिए, तो आप शायद नहीं मानेंगे। आप सोचेंगे कि बकवास है ये। लेकिन दोस्तों सच्चाई है, हकीकत है। जो पेंशन मिल रहा है OROP 3 लागू हो जाने के बाद 19,388 रुपए पेंशन में बढ़ोतरी होनी है। जी हाँ, सीपीपीसीज ने कैसे पेंशनर्स को लूटा है वो आगे जानेंगे आज के इस वीडियो में। डॉक्यूमेंट दिखा के आपको समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ 50% डीए पहुंचने के बाद कुछ अलाउंसेस मर्ज हुए थे दोस्तों, यानी कि 25% बढ़ोतरी हुई थी उन अलाउंसेस में। उसका एक लिस्ट जारी हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ हाल फिलहाल में 8वें पे कमीशन के बजाय परफॉर्मेंस बेस्ड अपग्रेडेशन के बारे में बातचीत की जा रही है दोस्तों, और ये मीडिया में भी ये खबर निकली है। तो क्या ये परफॉर्मेंस बेस्ड अपग्रेडेशन, इससे पेंशनर को कैसे फायदा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और आर्मी हॉस्पिटल RNR की अगुवाई में एक आई ऑपरेशन के लिए, आंखों की चिकित्सा के लिए एक एडवांस जो है कैंप लगाया गया है, इसके बारे में भी आगे इस वीडियो में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, 50% डीए होने पर कुछ अलाउंसेस में बढ़ोतरी, यूजीसी ने जारी की है लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, यूजीसी का एक लिस्ट है। हालांकि ये डिफेंस पेंशनर से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं ये लिस्ट क्यों दिखा रहा हूं आगे फिर मैं बताऊंगा आपको। एक CAA का भी ऐसे ही लेटर जारी हुआ था कुछ दिनों पहले। सबसे पहले ये जो सामने आप यूजीसी का लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 25% जो अलाउंसेस हैं डीए बढ़ने की वजह से, 50% डीए पहुंचने की वजह से जो 25% अलाउंसेस में बढ़ोतरी हुई थी, उसके बारे में जानकारी दी गई है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, इन अलाउंसेस में जो बढ़ोतरियां हुई थी उसके बारे में इस लेटर में जानकारी दी गई है। और भी कई सारे अलाउंसेस हैं जिनके बारे में जानकारी दी गई है। अब ये दोस्तों बहुत सारे मिनिस्ट्रीज ने इस तरीके से अपने अलाउंसेस में बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही साथ पेंशन मिनिस्ट्री ने भी अभी हाल फिलहाल में पेंशनर्स के लिए, जो डिफेंस पेंशनर, जो डिसेबल्ड डिफेंस पेंशनर्स हैं, उनके लिए CAA में बढ़ोतरी की थी। आप देख पा रहे हैं 18 सितंबर 2024 का ये लेटर है, जिस लेटर में आप देख रहे हैं कि 25% अलाउंस में बढ़ोतरी हुई थी 50% डीए हो जाने के बाद। तो दोस्तों ये जो 25% का अमाउंट है, ये अभी अमाउंट बढ़ करके 6,750 से 8,438 रुपए हो चुका था। और आपने देखा सितंबर के महीने में ही ये आदेश जारी हो चुका था। लेकिन बावजूद इसके PCDA ने अभी तक जो कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस है, जो 100% डिसेबल्ड सोल्जर को मिलता है, जो पेंशनर्स हैं उनको मिलता है, उसका भुगतान अभी तक शुरू नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं बहुत देरी कर रहा है PCDA CAA के भुगतान को लेकर के। तो CAA जल्दी से जल्दी भुगतान होना चाहिए, क्योंकि इसकी बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू है। पूरा साल निकल चुका है, आदेश को निकले हुए भी 3-4 महीने हो चुके हैं। तो ऐसे में अब विलंब ना करते हुए PCDA को CAA का बढ़ा हुआ रेट पेंशनर्स को दे देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। RNR आर्मी हॉस्पिटल की अगुवाई में पूर्व सैनिक और आश्रितों के लिए आई चेकअप ऑपरेशन की पूरी व्यवस्था की गई है। जी हाँ दोस्तों, एक कैंप लगाया गया है जो कि एडवांस आई स्क्रीनिंग एंड सर्जिकल कैंप है। और यह कैंप लगाया गया है आर्मी हॉस्पिटल, यानी कि जो RNR, दिल्ली का RNR हॉस्पिटल है, उसकी अगुवाई में लगाया गया है दोस्तों। और यह कैंप है दोस्तों 24 दिसंबर से 30 दिसंबर को, और यह कैंप लगा है MH देहरादून में, जिसमें आपको आंखों का एडवांस टेक्नोलॉजी से चेकअप होगा। साथ ही साथ अगर जरूरत पड़े तो ऑपरेशन होगा, दवाइयां भी दी जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही साथ चश्मे की भी व्यवस्था, अगर किसी को चश्मे की जरूरत पड़ी तो चश्मा भी वहीं से दिया जाएगा। तो इसके बारे में आर्मी ने एक संदेश जारी किया है, वीडियो संदेश जारी किया है, उसको सुनिए। उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ और उत्तराखंड के गवर्नर जनरल गुरमीत सिंह के डायरेक्शंस पे आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल की टीम उत्तराखंड में 24 से 30 दिसंबर को एक एडवांस आई स्क्रीनिंग एंड सर्जिकल कैंप करने जा रही है। उत्तराखंड इसलिए पहले चूज किया गया क्योंकि उत्तराखंड में एक्स सर्विसमैन पॉपुलेशन काफी हाई है। हर घर से कोई ना कोई सर्विस में रह चुका है। हम इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी टीम तैयार हुई है, जिसमें कि हम सारे एडवांस इक्विपमेंट्स और एडवांस लेंसेज लेके वहां पे जा रहे हैं, जहां पे उनका ऑपरेशन और फ्री ड्रग और चश्मे का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ये कैंप 24 से 30 तक रहेगा। इस कैंप का मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितना से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे बात, जिससे कि हमारे एक्स सर्विसमैन इसका लाभ उठा सकें। ये कैंप मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून के कैंपस में होगा। स्क्रीनिंग और सर्जरी वहीं के MH के ही OT में होगा।
इस लेंस में हमने सारे एडवांस लेंसेस, सारे एडवांस इक्विपमेंट्स और हमारी पूरी टीम तैयार है। तो दोस्तों आप भी अगर देहरादून के आसपास के एरिया से हैं, उत्तराखंड से हैं या देहरादून के जा सकते हैं, तो एमएस देहरादून में जाकर के इस मेडिकल कैंप की फैसिलिटी जरूर उठाएं दोस्तों। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। सीपीपीसी ने पेंशनर्स को बरसों तक लूटा, आज भी लूट रहे हैं, सावधान रहें, जानकार बने। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर के बच्चे ने मुझसे संपर्क किया व्हाट्सएप के जरिए, ये जो आप मैसेजिंग देख पा रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी माताजी का पेंशन के बारे में कुछ बातें शेयर किया। उनका पिताजी क्या देहांत हो गया था, वो शहीद हो गए थे सर्विस के दौरान। वो नायक रैंक के थे, 22.5 साल लेंथ ऑफ सर्विस जब उनकी थी तो वो शहीद हो गए थे। तो उनकी माताजी का लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिलता है। उसके बाद अभी जो उनको बेसिक पेंशन मिल रहा है वो 36,854 रुपए मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 36,854 रुपए 22.5 साल का नायक के हिसाब से लेंथ ऑफ सर्विस का जो है उनको पेंशन मिल रहा है। लेकिन हकीकत कुछ और है, उनको कुछ और पेंशन मिलना चाहिए था। 19,388 रुपए पेंशन उनको कम मिल रहा है आज के डेट में। चलिए डॉक्यूमेंट दिखाता हूं दोस्तों। ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं, ये एक कोरिजेंडम पीपीओ है, और कोरिजेंडम पीपीओ है एक फैमिली पेंशनर का, जो कि लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन लेने वाले पेंशनर हैं। अब यहाँ पर देखिए, सरिता देवी जी का पीपीओ है। अश्विनी कुमार, नायक अश्विनी कुमार जो शहीद हो गए थे, उनकी पत्नी का ये पीपीओ है। और इस पीपीओ में, ये कोरिजेंडम पीपीओ नायक एसीपी 1 यानी कि हवलदार ग्रेड का एसीपी लागू करके ये पीपीओ निकाला गया था, जिसमें बेसिक पे पहले 8,750 रुपए था, जिसको एक इंक्रीमेंट लगा के 9,100 कर दिया गया। जो ग्रेड पे नायक का 2,400 हुआ करता था, उसको बदल करके 2,800 हवलदार का कर दिया गया। यानी कि हवलदार रैंक का जो है पेंशन लागू करके ये लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर का पीपीओ जारी किया गया। और उस समय से जुलाई 2009 से उनका जो पेंशन है 14,100 रुपए फिक्स किया गया था। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, वो आपको समझना जरूरी है। अब देखिए, इन पेंशनर का पीपीओ जो है हवलदार ग्रेड के एमएससीपी के हिसाब से जारी हो चुका है। अब इसके बाद अभी आज के डेट में उनको कितना पेंशन मिल रहा है, ये देखिए, ये मार्च 2013 में निकाला गया पीपीओ है, अभी का पीपीओ भी नहीं है, बहुत पुराना पीपीओ है। अब इसके बाद इनका जो पेंशन अभी क्रेडिट हो रहा है वो देखिए, ये रहा, ये देखिए, नवंबर 2024 के महीने का पेंशन, इनका बेसिक पेंशन 36,854 रुपए, 53% डीआर लगा के 19,533 रुपए, और कुल पेंशन उनके खाते में 56,387 रुपए 30 नवंबर 2024 को क्रेडिट हुआ है, जो अभी अभी का पेंशन है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर खेल कहां हुआ है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये जो पेंशन है 36,854 रुपए दोस्तों, ये जनवरी 2016 का नायक रैंक का 22.5 साल लेंथ ऑफ सर्विस वाले पेंशनर का ये बेसिक पेंशन है, ये लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन है। चलिए इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा अब ओआरओपी 1 का टेबल। दोस्तों ये ओआरओपी 1 का टेबल नंबर 52 है, ये देखिए, जो कि लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर का पेंशन इसमें दिया गया है। और 22.5 साल लेंथ ऑफ सर्विस वाले पेंशनर थे, यहाँ पर देखिए 22.5 साल लेंथ ऑफ सर्विस वाले पेंशनर के हिसाब से उनका हवलदार के हिसाब से बेसिक पेंशन 15,590 में फिक्स किया जाना चाहिए था, लेकिन उनका पेंशन नायक के हिसाब से ही फिक्स किया गया और 14,340 रुपए में किया गया। अब 14,340 को अगर 2.57 सातवें पे कमीशन का आप मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे तो उसका बनता है 36,853 रुपए 38 पैसे, यानी कि 36,854 रुपए। यानी कि 1 जनवरी 2016 से इन पेंशनर को 36,854 रुपए नायक के हिसाब से ही पेंशन फिक्स किया गया, और वही पेंशन आज तक कंटिन्यू है दोस्तों। अब उनको ओआरओपी 2 के हिसाब से जुलाई 2019 से कितना मिलना चाहिए, चलिए वो टेबल में देखते हैं। अब दोस्तों ये टेबल नंबर 57 है ओआरओपी 2 का। जी हाँ, ओआरओपी 2 का लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन का टेबल नंबर 57 है, जिसमें 22.5 साल लेंथ ऑफ सर्विस वाला ये वाला कॉलम अगर देखेंगे दोस्तों, तो इसमें हवलदार का अगर हम देखें तो हवलदार का बेसिक पेंशन 44,514 रुपए है, लेकिन उनका नायक के हिसाब से भी अगर माने तो 42,488 रुपए उनको मिलना चाहिए। लेकिन उनको आज के डेट में भी नवंबर 2024 में भी पेंशन मिला है 36,854 के हिसाब से। और अभी का अगर ओआरओपी 3 का हम रेट देखें तो चलिए उसको देखते हैं। अब ये टेबल नंबर 57 है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन का ओआरओपी 3 का, जो कि जुलाई 2024 से लागू है। और अगर यहाँ आप 22.5 साल के लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से देखेंगे तो अगर नायक का पेंशन भी अगर आप मान के चलें तो 47,138 रुपए उनको पेंशन मिलना चाहिए। और अगर एक्चुअल में हवलदार का जो उनको मिलना चाहिए, जो पीपीओ भी जनरेट हो चुका है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 49,526 रुपए। तो देखिए 49,526 रुपए उनको बेसिक पेंशन आज के डेट में मिलना चाहिए, लेकिन उनको मिल कितना रहा है, 36,854 रुपए।
डिफरेंस अगर बेसिक पेंशन का डिफरेंस की बात करें तो 12,672 रुपए तो बेसिक पेंशन में डिफरेंस है, उनको कम मिल रहा है उतना। और अगर 53% आप डीआर भी जोड़ लें तो 19,388 रुपए का पेंशन का कमी है इन पेंशनर को। तो देखिए दोस्तों, अभी भी उनका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है, सीपीपीसी से ही पेंशन ले रहे हैं। तो सीपीपीसी द्वारा पेंशनर को किस तरीके से लूटा जा रहा है, तो आप सबने देखा दोस्तों, सीपीपीसी द्वारा कितने ही सारे इतने ऐसे पेंशनर्स के साथ ये हुआ होगा। आप सोच के देखिए, जो आज से 5, 10 साल, 15 साल जिनकी मृत्यु हो चुकी है पेंशनर्स की, अभी पेंशन लेने वाला कोई नहीं है, उनको पीछे न जाने हजारों की संख्या में ऐसे कितने पेंशनर होंगे जिनको सही पेंशन कभी मिल ही नहीं पाया। तो अभी सीपीपीसी से जो पेंशनर्स स्पर्श में माइग्रेट हो रहे हैं, आप सब स्पर्श से भी बहुत सारे पेंशनर्स परेशान हैं, लेकिन दोस्तों कम से कम आपको स्पर्श के अंदर आपका पेंशन का एंटाइटलमेंट तुरंत पता चल रहा है, यह बड़ी बात है। अगर स्पर्श की जो टेक्निकल कमियां हैं उसको अगर दूर कर दिया जाए तो स्पर्श सीपीपीसी से खराब नहीं है, लेकिन स्पर्श में जो टेक्निकल कमियां हैं, जो अचानक से जो डिडक्शन वगैरह कर दिया जाता है, उन चीजों को सही करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है स्पर्श सही हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं सीपीपीसी ने बरसों तक पेंशनर्स को लूटा है। बहुत सारे पेंशनर्स के साथ ऐसे केसेस हैं जिनको सही पेंशन मिल ही नहीं पाया, और खुदा ना खास्ता वो पेंशनर आज नहीं भी है, कई सारे पेंशनर्स भगवान को प्यारे हो चुके हैं, तो उनमें से बहुत सारे पेंशनर्स अपना कम पेंशन के साथ ही उनका जो है खात्मा हो गया, तो उनको जो एक्चुअल पेंशन मिलना था वो मिल ही नहीं पाया। आपने अभी लाइव एग्जांपल देखा, आज के डेट में भी एक पेंशनर को अगर हर महीने का 19,388 रुपए का पेंशन में कमी मिले तो कितनी बड़ी बात है दोस्तों। इसलिए आज के डेट में सोशल मीडिया में जो है जानकारियां आ जाती हैं, सैनिक पाठशाला जैसे चैनल्स हैं जिससे आपको सटीक पेंशन की जानकारी मिलती है, जिससे कम से कम आपको आपका हक जरूर मिल पाएगा दोस्तों। इसलिए जानकार बने, आपको कितना पेंशन मिलना चाहिए, आपकी माताजी को कितना पेंशन मिलना चाहिए, वो आप सबको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। तो क्या अब 8 सीपीसी के बजाय परफॉर्मेंस बेस्ड अपग्रेडेशन, क्या है पीबीयू यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड अपग्रेडेशन, पेंशनर्स को कैसे मिलेगा फायदा? जी हां दोस्तों, बातें चल रही है, मीडिया में भी ये बातें चल रही हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड अपग्रेडेशन होगा। ये जो मीडिया रिपोर्ट्स आप देख पा रहे हैं, और सोशल मीडिया में भी ऐसे बहुत सारे खबरें आए, वीडियो भी आए, जिसमें आपको पता चला कि पीबीयू यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड अपग्रेडेशन हो सकता है पे कमीशन के बजाय। तो कई सारे पेंशनर्स ने मुझसे सवाल भी किए कि सर ये पीबीयू से कैसे पेंशनर्स को फायदा होगा। दोस्तों जैसे कि आपको परफॉर्मेंस बेस्ड अपग्रेडेशन से ही पता चल रहा है, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका जितना ज्यादा परफॉर्मेंस यानी कि जिसका जितना अच्छा परफॉर्मेंस उसका उतना ज्यादा बढ़ोतरी। ये 7वें पे कमीशन में भी इस चीज की चर्चा हुई थी, और 7वां पे कमीशन के रिपोर्ट में जो एक्रोइड फॉर्मूला जो लिखा गया है, एक्रोइड फॉर्मूला, उसमें डीएडीआर की बढ़ोतरी के साथ साथ परफॉर्मेंस भी मिक्स है। एक्रोइड फॉर्मूला की अगर सही मायने में एक्रोइड फॉर्मूले को लागू किया जाए तो परफॉर्मेंस बेस्ड अपग्रेडेशन की कहीं ना कहीं उसमें छवि है एक्रोइड फॉर्मूले में। तो अगर परफॉर्मेंस बेस्ड अपग्रेडेशन होता है पे कमीशन के बजाय, तो पेंशनर्स को कैसे फायदा होगा? चलिए, जो सर्विस में है उनका तो परफॉर्मेंस आंका जा सकता है कि किसका कैसा परफॉर्मेंस है, या एसीआर वगैरह में किस तरीके के नंबर हैं। हालांकि मैं बता दूं, नीचे लेवल के जो कर्मचारी हैं उनके लिए परफॉर्मेंस बेस्ड अपग्रेडेशन होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। चलिए, ऊपर लेवल के कर्मचारियों के लिए, जो अधिकारी रैंक के कर्मचारी हैं, उन पे तो हो सकता है लागू भी कर दिया जाए, लेकिन नीचे लेवल के जो कर्मचारी हैं उनमें अगर परफॉर्मेंस बेस्ड अपग्रेडेशन को लागू किया गया तो बहुत बड़ी धांधली हो जाएगी, बहुत बड़े करप्शन हो सकते हैं। क्योंकि परफॉर्मेंस उनका कौन जज करेगा? परफॉर्मेंस जज करेगा उनके अधिकारी जज करेंगे, तो वो बिना किसी विसंगति के, बिना किसी पार्शियलिटी के उनका परफॉर्मेंस जज करेंगे, ऐसा कोई भी गारंटी कोई नहीं दे सकता। इसलिए, और खास करके पेंशनर्स की अगर हम बात करें तो पेंशनर्स को तो परफॉर्मेंस के बेस पर जज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए दोस्तों, जो परफॉर्मेंस बेस्ड अपग्रेडेशन की बात की जा रही है, ये पेंशनर्स पर लागू नहीं हो सकती, लागू नहीं होगी, और जो नीचे लेवल के कर्मचारी हैं जो सर्विस में भी हैं उन पे भी लागू नहीं हो सकती, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस निकालना और उसके बेस पर पैसों में बढ़ोतरी देना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी विसंगति को जो है जन्म दे सकता है। इस वजह से जो परफॉर्मेंस बेस्ड अपग्रेडेशन की बात चल रही है, ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नहीं दिखाई देती है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।